प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान उड़ान कार्य पुस्तिका के पहले 5 पाठ जो है वो एक साथ हल करने वाले हैं। तो पहले मैंने जो वीडियोस डाल रखे हैं उनमें बच्चों को शिकायत थी कि सर लिखाई समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर से ही लिखा था। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने हाथ से लिख करके आपको समझाने की कोशिश की है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को शेयर भी कर दें। तो शुरू करते हैं कार्यपत्र 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन पहले पाठ का। तो पहले पाठ वाले इस कार्यपत्रक में क्या है, सही मिलान करना है। तो जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? तो प्यारे बच्चों, जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मिलान किया हुआ है। मनुष्य भोजन प्राप्त करता है तो किससे प्राप्त करता है? पौधों और जंतुओं से प्राप्त करता है। खेत में काम करने के लिए उपयोगी क्या है? तो यहाँ पर द्रांति जो है वो उपयोगी है। पाचन एक क्या है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर पाचन एक प्रक्रिया है। एक स्थान पर बहुत सारे पौधे उगे हों उसे क्या कहते हैं? फसल कहते हैं। तो इस तरीके से आपको सही मिलान कर रहा है। आगे है कार्यपत्रक 2 के अंदर। कार्यपत्रक 2 में क्या है? पौधे से संबंधित विभिन्न चरणों को व्यवस्थित कीजिए। पानी डालना, बीज या जड़ को मिट्टी से ढकना, मिट्टी या गमला तैयार करना। तो पहले हम क्या करते हैं? मिट्टी या गमले को तैयार करते हैं, 1 नंबर पे ये आएगा। फिर बीज या जड़ को मिट्टी से ढकते हैं, 2 नंबर पे ये आएगा। और फिर तीसरे में क्या करते हैं? पानी डालते हैं। तो ये चरण है। इसके बाद में है कार्यपत्रक 3। कार्यपत्रक 3 के अंदर आपसे पूछा है चित्र में वस्तुओं को अलग अलग करने की विधियां दिखाई गई हैं, उनके नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, ये पदार्थों के पृथक्करण की विधियां हैं। इनकी जरूरत क्यों पड़ती है? उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों को अलग करने के लिए, या ऐसे दो पदार्थ आपस में मिले हो जिनको हम अलग अलग काम में लेते हों, उनके लिए भी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो पहला जो चित्र आप देख रहे हो यहाँ पर जो है, एक किसान जो है वो गेहूं से क्या कर रहा है? कंकड़ पत्थर निकाल रहा है और हाथों से निकाल रहा है। तो ये कौन सी विधि है? हस्त चयन विधि है। तो इसके बाद में दूसरा जो चित्र है प्यारे बच्चों, वो है एक किसान जो है वो हाथों से फटक कर पीट कर अनाज को डंडियों से अलग कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं थ्रेसिंग। ठीक है, आगे चलेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पर एक चित्र फिर दिखाया हुआ है। इसमें एक महिला जो है वो क्या कर रही है? अनाज को ऊपर से गिरा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये अनाज है। और ये जो विधि है वो कहाँ काम आती है? जब भारी और हल्के कण आपस में मिले हो। तो मतलब कि अगर गेहूँ है, गेहूँ के अंदर भूसा मिला हुआ है, तो उसको हम क्या करते हैं? कंधे की ऊंचाई से ऊपर से गिराते हैं। और इसके लिए हवा की आवश्यकता पड़ती है। जब हवा चलती है तो जो भूसा है वो उड़कर दूर चला जाता है और अनाज वो है एक डेयरी बन जाती है। तो इस विधि को हम निष्पावन विधि कहते हैं। ये आपकी छठी क्लास में है। तो इसके बाद है प्यारे बच्चों, एक और है यहाँ पर, छलनी से छान रहा है आटे को कोई। तो इस विधि को हम बोलते हैं चालन विधि। तो ये विधि कहाँ काम आती है? जब दो ऐसे पदार्थ आपस में मिले हो जिनके आमाप में अंतर हो। तो हम क्रेशर को अगर बजरी से अलग करते हैं मकान बनाते समय, तभी चालन विधि का प्रयोग करते हैं। आगे है कार्यपत्रक 4। तो कार्यपत्रक 4 में निम्न चित्रों में आपको जो औजार दिखाई दे रहे हैं उनके नाम और उनको कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये जो है मैंने यहाँ पर लिखा है, ये तो क्या है? दरांती है। और ये क्या है? कुदाली है। तो यहाँ दरांती का उपयोग फसल को हाथों से दरांती की सहायता से काटा जाता है और खरपतवार को हटाने में भी इसका उपयोग करते हैं। तो खेती में इसका उपयोग किया जाता है। कुदाली जो है इसकी सहायता से ज़मीन को खोदा जाता है। यह गड्ढा खोदने वाली नाली बनाने व मिट्टी को पोला करने में उपयोगी होती है। तो दोनों के यहाँ पर उपयोग मैंने लिख दिए हैं, कहाँ क्या नाम है इनके वो भी मैंने लिख दिए हैं। अब प्यारे बच्चों, जो लिखाई है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो मुझे। अगर और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आगे है कार्यपत्रक 5। कार्यपत्रक 5 में है प्यारे बच्चों, यहाँ पर यहाँ दिए गए चित्रों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये जो चित्र दिए थे इसको मैंने व्यवस्थित कर दिया है। पहला है मिट्टी तैयार करना, इसको 1 नंबर पे यहाँ रखना है। हमें मिट्टी को तैयार करते हैं फसल उत्पादन के लिए, तो सही है। और यहाँ 2 नंबर बुआई है, तो ये भी सही है। और 3 नंबर खाद या उर्वरक देना, ये भी सही है। और 4 नंबर सिंचाई है, ये भी सही है।
यहाँ पर चित्र नंबर 5 डाला हुआ था, तो यहाँ पर क्या है, खरपतवार को नष्ट कर रहा है किसान कीटनाशक के छिड़काव द्वारा, खरपतवार नाशी के छिड़काव द्वारा, तो इसको हमें 5 नंबर देना है, ये 5 नंबर देना है, 7 की जगह कितना आएगा 5। इसके बाद में 6 नंबर क्या है, कटाई है फसल पकने के बाद, तो ये भी सही सही है और 6 नंबर पे ही आएगा। इसके बाद में ये 5 नंबर दिया हुआ था, तो यहाँ पर ये 7 नंबर पे आएगा लास्ट में। फसल पक जाने के बाद कटाई कर लेते हैं, फिर निकालने के बाद उसका भंडारण करते हैं, तो ये 7 नंबर पे आएगा। तो यहाँ पर आपको इनकी नंबरिंग करनी है। आगे है कार्यपत्रक 6। कार्यपत्रक 6 में क्या है, इस सारणी में कुछ खाद्य पदार्थों के नाम दिए गए हैं, वे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है। दूध कहाँ से प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है, गाय भैंस भेड़ बकरी से प्राप्त होता है। वसा भी हमें किससे प्राप्त होती है, जंतु से भी प्राप्त होती है और पौधों से भी प्राप्त होती है, दोनों से प्राप्त होती है। मांस जो है वो किससे प्राप्त होता है, जंतु से प्राप्त होता है। अनाज किससे प्राप्त होते हैं, पौधे से। सब्जियां भी पौधे से, और शहद पौधे व जंतु दोनों लिख सकते हैं, क्योंकि मधुमक्खी जो है वो जंतु के अंदर आ जाएगी, और पौधों से, पौधों का जो फूलों का रस है, मकरंद है, उसको इकट्ठा करती है, तो दोनों लिख सकते हैं हम, पौधे व जंतु। आगे है इसके बाद में प्यारे बच्चों अध्याय 2। हमने 5 अध्यायों की एक इकट्ठी वीडियो बनाई है। इसी तरीके से आगे जब बाकी बचे हुए जो पार्ट हैं उसकी भी एक इकट्ठी वीडियो बना दूंगा। इसी तरीके से जब भी आपको देखना हो आगे करके इनको देख सकते हो। तो दूसरा जो पार्ट है वो सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीव के बारे में देखो, कार्यपत्रक 1 में क्या है, नन्हे जीवों के लाभ हानि। दूध को उबाला क्यों जाता है, तो खराब करने के लिए या खराब होने से बचाने के लिए। तो प्यारे बच्चों खराब होने से बचाने के लिए, इसमें टिक करेंगे। फलों तथा सब्जियों को फ्रिज में क्यों रखा जाता है, तो ताज़ा रखने, ज़्यादा समय तक ताज़ा रखा जा सके, जल्दी सड़ाने के लिए। तो क्या आएगा, ये वाला आएगा, ज़्यादा समय तक ताज़ा रखने के लिए, तो इस पर सही टिक करेंगे। आगे है, भटूरे तथा जलेबी बनाने के लिए मैदा को गूंथ कर रात भर क्यों रखा या छोड़ा जाता है। खमीर पैदा होकर जलेबी भटूरे अच्छे बने, जलेबी व भटूरे अच्छे बने, अच्छे न बने। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा, खमीर पैदा कर जो भटूरे और जलेबी है वो अच्छे बने। मलेरिया रोग को फैलने से रोकने के लिए क्या सही कदम है, अपने आसपास कचरा फैलाना, अपने आसपास साफ सफाई रखना। तो अपने आप आसपास साफ सफाई रखना सही कदम है। अगर साफ सफाई नहीं रखेंगे तो वहाँ पर मच्छर पैदा होंगे, तो मादा एनोफिलीज मच्छर से मलेरिया होता है, मलेरिया का वाहक है। किस प्रकार के भोजन से खाद्य विषाक्तता होने की संभावना बढ़ जाती है, ताज़ा बने भोजन से, रात भर के बासी भोजन से। तो क्या आएगा यहाँ पर, रात भर के बासी भोजन से। इसके बाद में अचार में नमक व तेल का काम क्या है, जल्दी खराब करना, उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना। तो क्या होगा, उसे अधिक समय तक सुरक्षित रखना सही होगा। आगे है कार्यपत्रक 2, सूक्ष्म जीवों की पहचान करनी है पहले तो हमें। तो यहाँ देखो मैंने सूक्ष्म जीवों की पहचान करके इनको लिखा हुआ है। तो ये तो अमीबा है, और ये पेड़ है, ये विषाणु है। तो पहले तो हमें सूक्ष्म जीवों की पहचान ही करनी है। ये पैरामीशियम है, ठीक है, मैंने लिखा हुआ है पैरामीशियम। पेड़ है, ऊँट है, मनुष्य है, वो तो आपने पहचान लिया होगा, ये सूक्ष्म जीव नहीं है। सूक्ष्म जीव वो होते हैं जो नंगी आंखों से हमें दिखाई नहीं देते, यानी उनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखें व उन्हें देखे जाने के माध्यम के आधार पर वर्गीकृत करें, नंगी आंखों से या सूक्ष्मदर्शी से। तो पेड़, ऊँट, आदमी जो है वो तो हमें ऐसे ही चलते फिरते दिखाई दे जाते हैं। इसके बाद में अमीबा, विषाणु, पैरामीशियम, ये क्या हैं, क्या आपको बिना सूक्ष्मदर्शी के दिखाई देते हैं, नहीं, तो ये आएंगे सूक्ष्मदर्शी वाले के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद में कार्यपत्रक 3 है। कार्यपत्रक 3 में है प्यारे बच्चों, नीचे दी गई गतिविधियों को ध्यान से पढ़ें व समझ कर उन्हें सारणी में उनके सही कारक या उत्पाद के नाम लिखें। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या किया है, इस सूक्ष्म जीव वाले को कै दे दिया है, और पेड़ पौधे को खै नाम दे दिया है, और जंतुओं को गै दे दिया है। तो मैं यहाँ पर पहले इसको इस तरीके से दिखाता हूँ। दूध से दही बनना किसके कारण से होता है, जीवाणु के कारण से होता है। तो जीवाणु क्या है, सूक्ष्म जीव है, तो इसमें आ जाएगा दूध से दही बनना, लिखा हुआ है। आगे है, गर्मी में दूध का खराब होना, तो ये भी सूक्ष्म जीव से होता है। तो गर्मी में दूध का फटना, ये भी इसके आगे भी क्या लिख दिया, कै में आ जाएगा। सर्दी जुकाम विषाणु वायरस से होता है, मतलब सूक्ष्म जीव से होता है, तो वो भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। आगे सूती वस्त्रों के लिए कपास उत्पादन, ये पेड़ पौधों से होता है, तो इसमें आ जाएगा। इसके आगे ख लिख दिया। खाने के लिए अनाजों का उत्पादन, तो इसके आगे भी ख लिख दिया, क्योंकि पौधे से प्राप्त होता है खाने के लिए अनाज उत्पादन। भोजन के रूप में मांस, ये जंतु से प्राप्त होता है, इसके नीचे आएगा। दूध का उत्पादन, ये भी जंतु से प्राप्त होता है, इसके नीचे आएगा। खाद्य प्रयोग के लिए अंडा उत्पादन, तो ये भी जंतु से प्राप्त होता है,
यहाँ पर मैंने तीनों को अलग अलग लिखा हुआ है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कार्यपत्रक 4 की तरफ। तो कार्यपत्रक 4 में क्या है, सूक्ष्म जीवों के प्रकार हैं। तो इस गतिविधि में चित्र देखकर उसकी सही आकृति या आकार निम्न में से छांटकर आपको लिखना है। ये जो है यहाँ से छांट कर लिखना है। तो अमीबा का चित्र है पहला। तो अमीबा जो होता है टेढ़ा मेढ़ा अनियमित आकृति का होता है, उसका कोई आकार नहीं होता। इसके बाद में दूसरा जो चित्र है आगे, ये पैरामीशियम का चित्र है। पैरामीशियम पैर के तलवे जैसा होता है। ये स्पाइरोगायरा का चित्र है, ये रिबन के जैसा होता है। आगे है जीवाणु जो है, ये जीवाणु है, ये कैसा होता है, छड़ के जैसा होता है, छड़नुमा होता है। इसके बाद में ईस्ट है। तो ईस्ट क्या है, एक कोशिकीय फफूंद है। और आगे है मशरूम। तो मशरूम कैसा होता है प्यारे बच्चों, छतरीनुमा होता है। आगे है कार्यपत्रक 5 में सूक्ष्म जीवों के उपयोग है उनसे होने वाले रोग। बच्चों इस गतिविधि में आपको विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव से होने वाले रोग व सूक्ष्म जीव के उपयोग को सहायक शब्दों की सहायता से उनके नाम के सामने खाली स्थान पर लिखना है। तो प्यारे बच्चों ऊपर जो दिए गए हैं सहायक शब्द, दूध से दही बनना, अतिसार, मलेरिया, टाइफाइड, अक्षय रोग, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, सर्दी जुकाम, शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर दूध से दही बनना, ये तो किसका काम है, जीवाणु का काम है। कौन से जीवाणु का काम है, दूध से दही बनना, लैक्टोबैसिलस का काम है, तो इसकी सीध में आ जाएगा। ठीक है, आगे है अतिसार। अतिसार किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, तो मैंने प्रोटोजोआ की सीध में लिख दिया। मलेरिया भी किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, तो प्रोटोजोआ की सीध में लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में टाइफाइड एवं अक्षय रोग है। क्या है, टाइफाइड एवं अक्षय रोग ये हैं। तो ये जीवाणु के कारण होते हैं। टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। इसके बाद में नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण का यहाँ पर कौन सा दिखाई दे रहा है, नील हरित शैवाल दिखाई दे रहा है, तो ये इसमें लिख दिया मैंने। सर्दी जुकाम किससे होता है, वायरस से होता है, तो ये विषाणु की सीध में लिख दिया, सर्दी जुकाम। इसके बाद में शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करना, तो ये क्या किसका काम है, शरीर में प्रतिरक्षी पैदा करना वैक्सीन का काम है। यहाँ एक मादा एनाफ्लिज और बच गया, तो इसका क्या काम है, मलेरिया फैलाना। ठीक है, तो मलेरिया दोनों में आएगा, इसमें भी आएगा प्रोटोजोआ वाले में और मादा एनाफ्लिज वाले में भी आएगा। ठीक है, तो अब आपको लिखाई जो है वो समझ में आ रहा होगा, लिखा हुआ होगा। आप ध्यान से देखें, वीडियो को पॉज करें और अच्छी तरीके से समझें और अपनी उड़ान कार्य पुस्तिका में नोट करें। आगे है तीसरा जो पार्ट है, वैसे तो आपका ये कट चुका है, लेकिन आपको प्यारे बच्चों अपने आप को तैयार करना इस हिसाब से कि सभी बातों का आपको पता हो। तो इस पार्ट को भी हम करने वाले हैं। क्या है, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो यहाँ पर कार्यपत्रक 1 है, प्रयोग द्वारा प्राकृतिक रेशों तथा संश्लेषित रेशों में अंतर स्पष्ट करें। तो प्यारे बच्चों स्रोत क्या हैं, प्राकृतिक जो होते हैं वो पौधे व जंतु से प्राप्त होते हैं, और संश्लेषित जो होते हैं वो फैक्ट्रियों में रसायनों के प्रयोग से तैयार किए जाते हैं। पानी को सोखने की क्षमता, अगर 100 ml पानी ले लें हम 2 बीकरों के अंदर, तो अधिक पानी कौन सोखेगा, प्राकृतिक, और कम कौन सोखेगा, संश्लेषित। तंतु जलाने पर ये राख बना देते हैं, राख बन जाती है इनसे, ये पिघल जाते हैं। आगे है मजबूती। तो प्राकृतिक तंतुओं की मजबूती जो होती है वो कम होती है और इनकी अधिक होती है संश्लेषित की। सिलवटें अधिक पड़ती है प्राकृतिक में और इनमें कम पड़ती है। टिकाऊ कौन से ज़्यादा होते हैं, तो प्राकृतिक तो कम टिकाऊ होते हैं, मतलब ज़्यादा चलने वाले कौन से होते हैं, संश्लेषित होते हैं। कीमत ज़्यादा होती है प्राकृतिक की और कम किसकी होती है, संश्लेषित की। तो संश्लेषित जो है वो कम कीमत के हैं, अधिक टिकाऊ हैं, सिलवटें कम पड़ती हैं, मजबूत अधिक हैं। तो ज़्यादातर लोग ये संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र पहनने लगे हैं आजकल, क्योंकि प्राकृतिक रेशे जो हैं इनसे जो बने वस्त्र हैं वो क्या हैं, महंगे हैं, कम टिकाऊ हैं। आगे है इसके बाद में कार्यपत्रक 2। अपने आसपास स्कूल तथा घर में प्लास्टिक की बनी हुई अनेक चीज़ों को देखते हैं। ऐसे 10 चीज़ों के आपको नाम लिखने हैं। तो यह मैंने बाल्टी लिख दिया है, गिलास लिख दिया है, कुर्सी, मेज, बोतल, ब्रश, पेन, साबुनदानी, प्लेट, स्विच। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे पदार्थों के नाम लिखने जो पिघल जाता है। तो बाल्टी पिघल जाती, यहाँ लिख सकते हो, बाल्टी प्लास्टिक की होती है। कुर्सी जो है वो भी पिघल जाएगी। और ये स्विच जो है आपने देखा होगा, अगर इसको हम पिघलाएं तो ये नहीं पिघलता। तो इसमें से ही आपको उदाहरण देने हैं। ठीक है, तो पहले मैंने इस तरीके से जो अब लिखा है, मैं लिखना भूल गया था, ऐसे लिखे हुए थे तो आपको समझ नहीं आ रहे थे, तो मैंने कोशिश की है आगे सभी आपको लिख करके समझाऊं।
कार्यपत्रक 3 में क्या है, निम्न श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। तो मैंने यहाँ पर देखो आगे बढ़ाने की इसको कोशिश की है, ऐसे आपको बढ़ाना है। कार्यपत्रक 4 में क्या है, कार्यपत्रक 4 में आप इस प्रकार की श्रृंखला, नीचे दी गई श्रृंखलाओं को भी जोड़ सकते हैं, यदि हाँ तो बनाए। इसको भी मैंने आगे बढ़ाया है, इसको भी मैंने आगे बढ़ाया है। और रबर बैंड जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, रबड़, तो ऐसे इनको जोड़ के बना सकते हैं। आलपिन ऐसी होती है तो ऐसे बन सकता है। पेपर पिन जो होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, इनको जोड़कर ऐसे बना सकते हैं एक श्रृंखला। धागे में मोती तो आपने सभी ने माला बनाई होगी, इस तरीके से बन जाती है। इसके बाद में कुत्ता है, वो एक जंजीर से बंधा हुआ है, छोटी छोटी उसमें श्रृंखलाएं हैं, आपस में जुड़ करके एक लंबी श्रृंखला ऐसे बनी हुई है। तो ये कहता है आप के या अपने मित्र के घर में टोमी या पालतू पशु के लिए प्रयोग की जाने वाली जंजीर का अवलोकन करके क्या छोटा बड़ा किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है प्यारे बच्चों। इसमें से ये 3 निकाल दो तो छोटी हो जाएगी, अगर इसमें और जोड़ दो तो बड़ी हो जाएगी। हाँ, छोटा बड़ा कर सकते हैं, बिल्कुल। आगे है इसके बाद में पदार्थ धातु एवं अधातु। तो प्यारे बच्चों, धातु जो होते हैं वो क्या होते हैं, चमकीले होते हैं, धातुएं कठोर होती हैं, धातुएं जो होती है वो तन्यता का गुण रखती हैं, धातुएं आघातवर्धनीयता का गुण रखती हैं, मतलब उसको पीट कर पतली चादरों के रूप में डाला जा सकता है। अगर धातुओं को पीटा जाता है, आघात किया जाता है, तो वो ध्वनि भी पैदा करती हैं, मतलब ध्वनिकता का गुण रखती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं और विद्युत की भी सुचालक होती हैं। तो यहाँ पर देखो, आप सभी ने मम्मी को रसोई घर में खाना बनाते देखा होगा। अच्छा, जब आप उन चीज़ों के नाम लिखो जिनका उपयोग करके मम्मी खाना बनाती है, तो आपने रसोई घर में कुकर देखा होगा, तवा देखा होगा, चम्मच, पतीला, जग, गिलास, आटा, पानी, चकला, बेलन, सब्जियां देखी होगी। इसके बाद में कौन सी चीज़ें कठोर हैं? तो प्यारे बच्चों, धातुओं से बनी जो चीज़ें होती है वो कठोर होती है, जैसे कुकर, तवा, चम्मच, पतीला। इसके बाद में है कौन सी चीज़ें चमकीली हैं? तो धातु से बनी चीज़ें चमकीली होती है, कुकर, तवा, चम्मच, पतीला, ये चमकीले हैं। कौन सी चीज़ आसानी से टूट जाती है? तो प्यारे बच्चों, कांच का गिलास गिरते ही टूट जाता है, सब्जियां टूट जाती हैं। आगे है कौन सी चीज़ें गिरने पर आवाज़ उत्पन्न करती है? तो प्यारे बच्चों, धातु से बनी चीज़ें आवाज़ उत्पन्न करती है। थाली, पतीला, लोटा अगर हाथ से गिर जाए तो कितनी आवाज़ पैदा होती है, आपने सुनी होगी। इसके बाद में है कौन सी चीज़ें धूप में रखने पर तेज़ गर्म हो जाती है? तो धातु से बनी चीज़ें, थाली, पतीला, लोटा इत्यादि धूप में रखने पर तेज़ गर्म हो जाते हैं, क्योंकि ये ऊष्मा के सुचालक हैं। इसके बाद है तवे का हैंडल बनाने के लिए उपयोग करते हैं लकड़ी का, स्टील का। लकड़ी का प्रयोग करते हैं क्योंकि हैंडल अगर धातु का बना होगा तो वो गर्म हो जाएगा, हम उसको पकड़ नहीं सकेंगे, तो लकड़ी का बनाया जाता है। कौन से पदार्थ की बनी मूर्तियां चमक खो देती हैं? तो धातुएं से बनी, जैसे यहाँ पर पीतल से बनी वस्तुएं जो होती है, एक मिश्र धातु है, अपनी चमक खो देगी। आगे है पाठ 5, कोयला एवं पेट्रोलियम। कोयला एवं पेट्रोलियम में क्या है, कार्यपत्रक 1 में देखो, अपने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं को निम्न तालिका अनुसार वर्गीकृत करें। प्राकृतिक, मानव निर्मित। तो प्राकृतिक में लकड़ी, फल, वायु, मृदा, वृक्ष, जल, ऊन, कोयला, पेट्रोल, डीजल हमने लिखा। और मानव निर्मित में बर्तन, कपड़ा, मकान, किताबें, बैग, रस्सी, मेज, कुर्सी, गाड़ियाँ, पाइप हमने यहाँ पर लिखी, ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं। ऊपर वर्गीकृत की गई वस्तुओं को लिखें। तो पहला है समाप्त होने वाली। तो प्यारे बच्चों, समाप्त होने वाली लकड़ी जो है उनका भंडार मान सकते हैं, किस्म से वन जो है, अगर उन वनों से लकड़ी प्राप्त होती है, वनों को काटते रहेंगे, एक दिन समाप्त होंगे तो समाप्त होने वाले। कोयला भी, इनके भंडार भी सीमित हैं। पेट्रोलियम के उत्पाद, पेट्रोल और डीजल के भंडार भी सीमित हैं, क्योंकि पेट्रोलियम का हमें पता है इतना, इसके बाद समाप्त हो जाएगा, तो ये भी समाप्त होने वाला ईंधन है। नए समाप्त होने वाले में क्या हो जाएगा, वायु, जल और मृदा हो जाएगी। आगे है गर्मियों के दिनों में आप कैसे कपड़े पहनना पसंद करते हो? तो प्यारे बच्चों, गर्मियों के दिनों में हम सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये पसीना सोख लेते हैं, हमें गर्मी से बचाते हैं। हम ईंधन के रूप में उपयोग करना चाहिए एलपीजी या लकड़ी। तो एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इसका ऊष्मीयमान ज़्यादा होता है। दोनों की अगर ऊष्मीयमान क्या होता है, अगर दोनों का 1-1 किलोग्राम जलाएं तो ज़्यादा ऊष्मा किससे मिलेगी? एलपीजी से। लकड़ी से कम मिलती है, और लकड़ी से प्रदूषणकारी भी होती है, तो ये कम प्रदूषण फैलाता है, कौन? एलपीजी। आगे है हमें अपने कार्यस्थल तक जाने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए भाई? अपने वाहन का या सार्वजनिक वाहन का? अगर हमें एक ही जगह जाना है तो सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना चाहिए। अगर अलग अलग वाहन लेकर के जाएंगे तो ईंधन की ज़्यादा खपत होगी, तो यहाँ पर इसका प्रयोग करने से क्या होगी? ईंधन की बचत होगी। आगे है एक मोमबत्ती को जलाएं और उसकी लौ को ध्यान से देखें। आप लौ के कितने भाग देखते हैं? तो प्यारे बच्चों, 3 भाग देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने चित्र में दिखाया हुआ है, ये आंतरिक है, ये मध्य है, ये बाह्य है। तो इन एक तिनका लें, उसके लौ के अलग अलग भागों में रखने पर आप क्या देखते हैं?
तो आंतरिक भाग में रखने पर काला हो जाता है। तो आपकी मम्मी क्या करती है, एक दीप को जलाती है और दीप के आंतरिक भाग के अंदर लो के एक कटोरी को रखती है जिससे काजल बनता है, तो वो काला होता है। मध्य भाग में यह गर्म हो जाता है तिनका, और बाह्य भाग में यह जलने लग जाता है। तो इसका मतलब कि आंतरिक भाग सबसे कम गर्म भाग है, इसका रंग काला होता है। मध्य भाग जो होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होता है आंतरिक से, और बाह्य भाग होता है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। सुनार जो होता है धातुओं को पिघलाने के लिए बाह्य जो भाग है ज्वाला का उसकी फूंक मारता है, फूंकनी से आपने देखा होगा। कार्यपत्रक 3, बिंदिया को पकोड़े बनाना बहुत अच्छा लगता है। रविवार का दिन था, उसे पकोड़े बनाने के लिए बेसन का घोल, लेकिन बेसन का घोल पतला हो गया। पकोड़े बनाने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसमें बेसन और मिलाना चाहिए, गाढ़ा हो जाएगा। कार्यपत्रक 4, गर्मियों के दिनों में अक्सर बिजली और पानी की कमी महसूस की जाती है। हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में क्या परिवर्तन करने चाहिए जिससे बिजली व पानी को बचाया जा सके, हम इनकी कमी को कम कर सकें। तो प्यारे बच्चों, पानी को व्यर्थ न बहाएं, वर्षा जल का संग्रहण करें, ज़रूरत न होने पर बिजली के उपकरण बंद कर दें, और पेड़ पौधे लगाएं। अगर पेड़ पौधों को लगाएंगे तो भी बिजली की बचत होगी और पानी ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि पेड़ पौधे वर्षा लाने में सहायक हैं। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने एक साथ 1 से 5 पाठ, मतलब कि आपको मई तक का जो सिलेबस है वो पूरा करवा दिया है। इसके बाद में आपको आगे के वीडियोज़ भी मिल जाएंगे एक साथ। तो एक बार फिर से, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है, ताकि अगर आप लाइक करोगे सब्सक्राइब करोगे तो हम आपके लिए जो वीडियो है वो इसी तरीके से लाते रहेंगे। धन्यवाद।